लेसन नंबर 3 महाराष्ट्र बोर्ड, जो कि लेसन का नाम है शाल। इस लेसन को लिखा है जो कि लेखक हैं राग जाधव। महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है और ऑल सब्जेक्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। मराठी सब्जेक्ट के ऑल लेसन्स अवेलेबल हैं। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ऑल बच्चों में, सभी बच्चों में आप शेयर ज़रूर करिएगा। शाल। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो। एक बार क्या हुआ, जो देशपांडे हैं सर हैं, उनके पास ये गए, कुछ काम से गए होंगे। काम झाल्यावर मी निघण्याचा बेतात होतो, मतलब कि मेरा काम हो गया था। अब मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ से जितना उतना जल्दी निकल जाऊँ। तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले। उसी टाइम पे एक सुनीता, शायद उनकी वाइफ है, उन्होंने उनको रोक लिया। किसको रोका? मुझे। मैं कौन हूँ? मैं एक ऑथर हूँ, राग जाधव। ओके, वो विचारले और उन्होंने मुझे रोका और पूछा, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय? मैं आपको एक शाल देता हूँ। शाल मतलब पता है क्या? वो जो ओढ़ते हैं ना, ठंडियों के टाइम पे देखो औरतें ओढ़ती रहती हैं, दैट इज, वो शाल बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे बोला गया, उन्होंने, सुनीताबाई ने उनसे पूछा, मी एका पायावर हो म्हटले। वो बोलते हैं ठीक है, हां चलेगा। पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी, हा मला मोठा गौरव वाटला। मतलब कि देशपांडे सर और उनकी वाइफ पुनीताबाई ये मिल के मुझे शाल दे रहे हैं, तो मुझे बहुत गौरव फील हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली। जो सूटकेस था मेरे खोली का, मेरे कमरे का, मैं उसमें अपनी वो शाल घर पे आया और संभाल के उस शाल को रख दिया। बिकॉज कि उन्होंने मुझे दिया है तो संभाल के मैंने ये चीज़ रखी थी। वापरली मात्र कधीच नहीं, पर उसका मैंने यूज कभी नहीं किया, बस संभाल के रखी थी। पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो। मतलब कि आगे क्या हुआ कि मैं विश्वकोश का, मतलब कि जो अब हमारा डिक्शनरी होता है, उसके अध्यक्ष समझ के मुझे वहाँ पे बुलाया गया, तो मैं वहाँ पे गई, या फिर मैं गेलो मतलब कि ऑथर गए वहाँ पे। तिथे नदीकाठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे। वहाँ पे नदी के बाजू में एक स्कूल था, वहाँ पे उस स्कूल के एक रूम में मैं रहने लगा। खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर सोत्या। जो दक्षिण साइड, मतलब साउथ साइड की जो खिड़की थी, वो कृष्णा रिवर वहाँ से पड़ती है, तो वहाँ साइड के जो कृष्णा रिवर का जो फ्लो आता है, तो वहाँ साइड ऐसे बना था कि मुझे वो कृष्णा रिवर का फ्लो दिख रहा था। थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकी खाली घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकड़ण्याच्या उद्योगात होती। जब मैं खिड़की के उधर से देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि ठंडी का टाइम था। तो एक औरत है, एक बाई जिसे हमने कहा है, तो एक औरत रहती है जो कि खिड़की के साइड में, खिड़की के नीचे एक तट में, जो उस तट में क्या करते हैं, एक टोपली में वो जो फिश रहते हैं, उन फिश को वो पकड़ पकड़ के उसमें रख रहे थे वो लोग। आई थिंक उनका कुछ बिजनेस था, उद्योग था। तिचे बाळ कड़क्याच्या थंडीने कुड़कुड़त रड़त होते। उसका जो बच्चा था वो ठंडी की वजह से बहुत रो रो रहा था, पण आई तिकडं बघतही नव्हती, पर उसकी माँ उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही थी। मला मात्र रहावले नहीं, पर मुझे देखा नहीं गया। मैं उधर से देख रहा था इन दोनों को, बट मुझे देखा नहीं गया। मी सूटकेसमधून पुलकित शाल काढली। मैंने जो अपने रूम में रखी थी वो शाल मैंने निकाली, जो मुझे उन सर लोगों ने दिया था। मैंने वो शाल को निकाली। 50 रुपयाच्या नोटा काढल्या, कुछ पैसे निकाले मैंने, व त्या बाईला हाक मारली और मैंने उस औरत को आवाज़ दिया। खिड़कीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, खिड़की से ही मैंने सब नीचे दे दिया, वो लोग नीचे ही थे। उनको बोला, त्या बाळाला आधी शाळेत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस। और मैंने उसको, औरत को बुलाया और उसको कहा
पैसे दिए और वो शाल भी दी और कहा कि पहले उस बच्चे को तू ये शाल में ढाक ले, क्योंकि उसको ठंडी बहुत लग रही है, बाद में तू अपने जो भी फिश पकड़ रही है वो बाद में पकडती बैठना. या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती. जब ये घटना मेरे साथ घटी तो मैंने ऐसा किया, तो जब मुझे वो शाल मिली थी तो वो जो खुशी थी, अब मैंने उस शाल को इस तरीके से इस वे में मैंने दिया तो मुझे कुछ ज़्यादा ही खुशी मिल रही थी. कवी वर्य नारायण सुर्वे खूप सभा सम्मेलन गाजवत. एक कविवर्य थे नारायण सुर्वे, जो कि सम्मेलन में बहुत ही गाना वाना कर रहे थे, कवि अपना हुनर दिखा रहे थे. पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष ही झाले. आगे चल के वो साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी बन गए. परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे. उनके जो कार्यक्रम थे पूरी रात एक भरती जैसे ही लगा. प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफल त्यांना मिळत असे. मतलब कि हर एक कार्यक्रम होता था, हर एक उसमें वो जाते थे, उनको एक शाल और फ्रूट वगैरह ऐसे दे दिया जाता था. एकदा ते म्हणाले, एक बार वो बोलते हैं, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनून लागलो आहोत. वो एक बार बोलते हैं कि मुझे इतना शाल मिलता है, हर एक कार्यक्रम में मुझे इतना ही शाल मिलते हैं कि मैं शालीन बन चुका हूँ, ऐसा मुझे लगता है. त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधी खोस माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी नव्हती. उनके बोलने का इस तरीके से तरीका था कि किसी को इतना ध्यान में आया नहीं. शाल व शालीनता याचा संबंध काय, वो सोचने में पड़ गए. मैं सोचने में पड़ गया कि ये जो शाल है जो गिफ्ट में मिलता है और वो शालीनता, इसका क्या रिलेशन्स है. खरे तर खरी खुरी शालीनता शालीविनाच शोभते. मतलब शालीनता मतलब एकदम साधारणपणा, एकदम पीसफुल. ये जो शालीनता है वो शाली जो गिफ्ट में देते हैं उससे तो बेटर है, उसके बिना भी बहुत ही अच्छा शोभा देता है. सुर्वे मुळातच शालीन. सुर्वे शालीन के बिना कुछ भी नहीं. शालीच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही, कधी क्षीणही झाली नाही. सालों साल निकल गए, उनकी शालीनता कभी ख़त्म नहीं हुई. वो वे जैसे थे वैसे ही रहे और कभी कम भी नहीं हुई. वे जैसे हैं वैसे ही थे. मी कविवर्यांना म्हटले, जहाँ पे मतलब बहुत सारे कवि लोग बैठे थे, तो उन सभी कवियों को बोलता हूँ मैं क्या बोलता हूँ, शालीमुळे शालीनता येत असेल. अगर शालीनता अगर जो मैंने शाली मुझे मिलती है, अगर इस शाली से शालीनता आती है असेल तर मी कर्जबाजारी होईन. तो मैं कर्ज को लेने को तैयार हूँ, मैं कर्ज करने को रेडी हूँ. भिकेला लागेल पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेच नेऊन देईन. यावर तो शालीन कवि मनापासून हंसला. यहाँ पे बोला गया है कि जो मुझे मतलब कि जो भी फंक्शंस होते तो मुझे जो शॉल मिलते हैं उन शॉल्स को मैं लेता हूँ, लेकिन इस शाल से मेरी शालीनता अगर आती है, अगर मैं ले रहा हूँ तो इससे अगर मेरी शालीनता आती है तो मेरी शालीनता तब मानी जाएगी जब कई लोगों को मैं अपने जो शॉल है उनको खरीद कर और फिर लोगों में बांटता हूँ, उनको देता हूँ. तब मैं मन से कह सकता हूँ कि हाँ मैं शालीन हूँ. तो ये मन से एक जो कवि थे वो सभी कवि मन से हंसने लगे, मन ही मन. शालीमुळे शालीनता येते की जाते, ये मैं सोचने में पड़ गया कि जो शाली है उसमें से शालीनता आती है या जाती है. या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे, कि अगर शाली मिल रही है तो मतलब कि मेरी शालीनता जा रही है, ऐसा मुझे लगा. सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे. अगर मुझे सम्मान के रूप में एक शाली मिल रही है जिसका मुझे लोग दे रहे हैं, तो शालीन मेरी गवा रही हूँ मैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं गवा रहा हूँ शालीन. मैं अपनी अंदर वाली जो पीस है, या फिर बोलते ना मेरी जो अंदर का इनर है
उसे मैं गंवा रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनाविरोध अध्यक्ष झालो. 2004 में मुझे मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बना दिया गया. वो भी मैंने कुछ विरोध नहीं किया उसके, मतलब बिना विरोध के हर एक अपने आप ही मुझे बना दिया गया. मैं अध्यक्ष बन गया. तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालीचा वर्षाव झाला. मतलब कि 1-2 साल कंटिन्यूअस लोग मुझे सम्मान में बुलाते थे और गिफ्ट के तौर पे, देखो जैसे फंक्शन होता है तो सबको एक शॉल देते हैं, वैसे ही मुझे शॉल देने लगे. तो ऐसे लग रहा था मानो शॉल की वर्षा ही हो रही है मुझ पे. एवढ्या शाली जमत गेल्या. अब ये सभी शॉल जो मुझे मिल रहे थे उन सबको मैं जमा करता गया. मी माझ्या 8x6च्या खोलीत त्यांना ठेवण्याचे शक्य नव्हते. मतलब हर जगह रखना तो पॉसिबल नहीं था वो शॉल को. मग मी सगळ्या शाळीचे गोटेडे बांधून निकटवर्ती मित्रांकडे ठेवले. एक साथ गट्ठा बांध लिया शॉल का और फिर अपने फ्रेंड के पास उसको रख दिया मैंने. व त्या शाली वापरण्याचे वगैरह त्याला सर्वाधिकार दिले. कि उन्होंने बोला, मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मुझे ये जो जितने भी शॉल मिले हैं, देख भाई मैं तुझे दे रहा हूँ, तो इनका यूज भी कर सकता है. बिचारा अति प्रामाणिक, त्याच्याही छोट्या खोलीत त्यांनी ते सांभाळले. मेरा फ्रेंड इतना प्रामाणिक था, इतना अच्छा था कि मैंने जो भी शॉल मैंने अपने दिए थे उन सभी शॉल्स को वो आज भी संभाल के रखा हुआ था. हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना. धीरे धीरे मैंने जितने भी मेरे शॉल थे जमा मैंने जो किए थे वो सभी गरीबों को मैंने बांट दिए. याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे. मैं मंदिर भी जाता था, जो कि सैटरडे को मैं ओंकारेश्वर मंदिर में जाता था. रोज शाम को मैं जाता था. तेथील कट्ट्यावर बसने मला आवडे. वहाँ साइड में जाके बैठना मुझे बहुत पसंद था. एक दिवस काय घडले. एक दिन क्या होता है कि कड़क ठंडीच्या दिवसात एक म्हातारा, बहुत कड़क ठंडी थी, बहुत ही ठंडी थी, और एक बूढ़ा आदमी अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरगुटे टाकून व पाघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले. एक बूढ़ा इंसान जो कि अशक्त है, जो बराबर चल भी नहीं पा रहा है, वो एकदम ठंडी से कांपे जा रहा है और वहीं साइड में बैठ के कांप रहा है. मैंने ऐसा देखा. दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वराच्या कट्ट्यावर आलो. दूसरे दिन मैं वही मंदिर के इधर आता हूँ, 2 शॉल लेके आता हूँ. तो म्हातारा होताच. वो जो बुढ़ा इंसान जिसको मैंने उस दिन देखा था वो वहीं था. त्याला दोन्ही शाळी दिल्या. त्यांनी थरथर त्या हाताने मला नमस्कार केला. मैं गया उस बुढ़े के पास और उस बूढ़े इंसान को मैंने उनको शॉल दिया. जो मैं 2 शॉल लेके गया था उनको दिया. तो उसने, अब वो बहुत काँप रहा था ठंडी से, वो काँपते हुए हाथों से मुझे नमस्कार कर रहा था. तो उस टाइम मेरी फीलिंग कुछ और ही थी. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वराला जाण्यास उसत लाभली नहीं. मतलब कि कुछ काम की वजह से मुझे ओंकारेश्वर मंदिर में मैं चाह के भी नहीं जा पा रहा था, बिकॉज कि मुझे कुछ काम थे. दैट्स वाय मैं 4-5 दिन उस मंदिर में गया ही नहीं. त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो. बाद में तो मैं आने जाने लगा वापस से. मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली. अचानक से मुझे उस बूढ़े इंसान की याद आती है जिसको मैंने शॉल दिया था. तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच. वो जैसे रोज उधर आके मंदिर के पास रुक जाता था, वैसे वो बूढ़ा आदमी वहाँ मिला नहीं मुझे. तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी म्हटलो व पुलावरून चालू लागलो. मैंने सोचा कि यहाँ पे मंदिर के इधर जो पुल है यहाँ पे मैं थोड़ा राउंड मार लेता हूँ. तो चक्कर मारने लगा, राउंड मारने लगा मैं. पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला. पुल के यहाँ साइड मुझे बीच में वो जो जिस बुड्ढे को मैंने शॉल दिया था वो बुड्ढा मुझे वहाँ पे मिलता है. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. मैं फटाफट उस बुड्ढे के पास जाता हूँ. पाहतो तो क्या देखता हूँ मैं वहाँ पे. तीच चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर तेज कुडकुडणे, तेज दिन आणि जीने. मैंने वही देखा.
कि मैंने जिस बुड्ढे को मैंने शॉल दिया था, मैं उसी के पास जाता हूँ कि अरे ये तो वही है। मैं उसके पास जाता हूँ तो क्या देखता हूँ कि जिस तरीके से वो पहले था कि फटे कपड़े और काँप रहा था, एज इट इज़ वो अभी भी वैसे ही है, वैसे ही दीन है और वैसे ही जी रहा है जैसे वो पहले था। मी म्हटले, मैं बोलता हूँ उसे, बाबा तुम्ही मला ओळखले? मैं उसको बोलता हूँ, बाबा आप मुझे पहचाने? त्याने नकारती मान हरवली। वो बुड्ढे ने मुझे रिस्पॉन्स नाही दिया, उसने कहा की मैं नहीं जानता, उसने मुझे पहचाना ही नहीं। मग मीच म्हटले, बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले, 5-6-7 दिन पहले ही मैंने आपको 2 शॉल दिए थे, आपको याद है? आठवते? याद है आपको? यावर म्हातारा खुल्ला व पुन्हा हात जोडून म्हणाला। फिर अचानक से वो म्हातारा बोलता है कि हे भल्या माणसा, हे बहुत अच्छे इंसान, तू लई मोठा, तू बहुत बड़ा है। म्याचनी शाली दिल्या, पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील? त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट। मी शाली ऐकल्या व 2-3 दिवसभर पोट भरून जेवून घेतलं बाबा। आमचं हे असलं विकट जीणं, तुझं लई उपकार आहेत बाबा। मैं जब उस बुड्ढे के पास गया, मैंने कहा आपको याद है मैंने आपको वो शॉल दी थी, आपको याद है? तो वो बोलता है हाँ 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 मुझे याद आया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तूने मुझे वो शॉल दिया था। मैंने उस शॉल को पहना नहीं क्योंकि आपकी इतनी अच्छी शॉल थी कि वो मुझ भिखारी में शोभा कहाँ देती, तो इसलिए मैंने उस शॉल को बेच दिया और उससे जो पैसे आए उससे मैंने अपना पेट भर खाया, 2-3 दिन अपना खाना खाया। शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब। तो जो शॉल थी जिसको पहन के शोभा होती है और उसकी ऊब और एक पेट की आग, जो भूख के मारे आग लगती है पेट की, और अन्न की ऊब, जो अन्न की कमी की फीलिंग होती है। भुकल्यास अन्न द्यावे, जो भूखा है उसको अनाज देना चाहिए। तहानल्यास पानी द्यावे, जो प्यासा है उसको पानी पिलाना चाहिए। हे ही जमले नाही। अगर ये भी तुमसे नहीं होता भाइयों, तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात। जो अभागी हैं, जिनको ठंडी लग रही है, जो जिनके पास कपड़े नहीं हैं, आप उनको कपड़े दे दीजिए, उनको शॉल दे दीजिए, इतना तो कर सकते हो ना। तो इस लेसन में क्या हमने सीखा? इस लेसन में हमने सीखा है, जो राघव जाधव हैं ये एक ऑथर हैं और इनको जब फंक्शन होता है तब इनको बुलाया जाता है, इनको साहित्य का अध्यक्ष भी माना गया। तो ये क्या करते हैं, इनको जो शॉल मिलते थे तो ये जाग के ऐसे लोगों पे देते थे। तो इन्होंने ये जो लेखक हैं इन्होंने अपने इसमें लिखा है कि आपको भी, आप इतना तो कर सकते हैं लोगों के लिए। आपको अगर इस लेसन में कुछ भी डाउट है आज आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर में जो कि यहाँ पे लिखा है, पु ल व सुनीताबाई यांनी दिलेल्या शालीच्या लेखकाने पाठात केलेला उल्लेख। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना। हम अभी यहाँ पे एंड करते हैं। सब ऑल क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा।